The Hindu editorial, 5th of July 2022. Deal or no deal? The US and Iran should start direct talks to find common ground on the nuclear deal. यूएस और ईरान को सीधी वार्ता शुरू करनी चाहिए। न्यूक्लियर डील के विषय में कॉमन जमीन पर पहुंचने के लिए, यानी कि एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए यूएस और ईरान को सीधी वार्ता करना चाहिए। Reviving the Iran nuclear deal was a campaign promise of US President Joe Biden. ईरान न्यूक्लियर डील को पुनर्जीवित करना इलेक्शन मुहिम की का वायदा था यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन का। In the White House, Mr. Biden appointed a special envoy for Iran, starting indirect negotiations with the country and direct talks with other signatories of 2015 agreement to meet this objective. व्हाइट हाउस में मिस्टर बिडेन ने एक खास इन्वॉय को नियुक्त किया, एक खास दूत को नियुक्त किया ईरान के लिए बातचीत शुरू करने के लिए। ऐसी बातचीत जो इनडायरेक्ट है, जो सीधी नहीं है उस देश के साथ, और सीधी वार्ता दूसरे सिग्नेटरीज के साथ जिन्होंने साइन किया था डील को 2015 के एग्रीमेंट में, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। But almost 1.5 years later, there has still been no breakthrough in one of the most contentious issues he faces in West Asia. लेकिन 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल के बाद भी अभी तक कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, कोई समाधान नहीं हुआ है। एक सबसे जो भिड़ंत वाला इशू है जो बिडेन फेस कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, कंटेंशियस इशू मतलब जिसमें कि विपरीत बातें करने वाले लोग एक मत हो नहीं पा रहे हैं। Multiple rounds of talks in Vienna made progress in bringing the deal back on track, which had sought to scuttle Iran's nuclear program in return for lifting international sanctions. कई राउंड बातचीत के वार्ता के हुए वियना में, वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, और उसमें प्रोग्रेस हुई कि जिससे इस डील को वापस रास्ते पे ले आया जाए, सड़क पे ले आया जाए, जहां से वो फिसल गया था या अलग हो गया था। और जिस डील के माध्यम से ये कोशिश की गई थी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए और उसके जवाब में ईरान के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको उठा लिया जाए। But the talks collapsed earlier this year as the Biden administration reportedly refused to remove the terrorist designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps, a critical arm of Iran's armed forces. लेकिन ये बातचीत कोलैप्स हो गई इस साल में शुरू में, जैसे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने मना कर दिया था कि जो टेररिस्ट का, आतंकवादी का जो तमगा उन्होंने इस्लाम रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर पे लगाया था, जो कि एक महत्वपूर्ण आर्म है, बाजू है ईरान के आर्म फोर्सेस का, उसको हटाने से, उस तमगे को हटाने से उन्होंने मना कर दिया था। Last week, Qatar, which hosted the US-Taliban talks that led to the February 2020 agreement between the Afghan Sunni fundamentalist insurgency and the Trump administration, held indirect talks between the US and Iran. पिछले हफ्ते में कतार, जिसने कि यूएस तालिबान के टॉक्स को होस्ट किया था और जिस बातचीत की वजह से फरवरी 2020 का एग्रीमेंट हुआ अफगान सुन्नी फंडामेंटलिस्ट इंसर्जेंसी के बीच में और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। फंडामेंटलिस्ट यानी जो कि
धार्मिक कट्टरवादिता को मानते हैं, इंसर्जेंसी यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि घुसपैठवादी हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उस कतार ने ही इनडायरेक्ट टॉक्स होल्ड कराएं बिटवीन यूएस और ईरान के बीच में। However, as Mr. Biden prepares for his first West Asia tour as US President later this month, a deal is still elusive. लेकिन बहरहाल जैसे मिस्टर बिडेन तैयारी कर रहे हैं अपने पहले वेस्ट एशिया के टूर की यूएस प्रेसिडेंट के रूप में इस महीने के आखिरी में, तो कोई भी डील अभी भी इल्यूसिव है, यानी कि उनके पकड़ में नहीं आ रही है। While Iran says that the Doha talks were positive, जबकि ईरान कहता है कि दोहा में हुई जो वार्ता है वो सकारात्मक थी। दोहा जो कि कतार का कैपिटल है। यूएस ऑफिशियल्स से द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ रिवाइविंग द एग्रीमेंट आर नाउ वर्स। यूएस के अधिकारी ये कहते हैं कि इस एग्रीमेंट को पुनर्जीवित करने के जो आसार हैं वो अब और भी मुश्किल हो गए हैं। दैट दे स्टे engaged in talks shows that both sides are still keen on a solution, but they face structural impediments. कि वे लोग अभी भी जुटे हुए हैं बातचीत में, ये दिखाता है कि दोनों साइड्स अभी भी कीन हैं कि एक सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रुकावटें फेस कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं। टू बी श्योर द करंट मैस वॉज क्रिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप। अगर हमें इस बात के लिए श्योर होना चाहिए कि जो अभी बुरी हालत है, मैस जो अभी मची हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाई गई थी। द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रूहानी प्रेसिडेंसी along with the other world powers had engaged in painstaking negotiations to reach the 2015 agreement, which practically cut off Iran's path towards building nuclear capabilities. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने और रूहानी प्रेसिडेंसी ने, जो कि ईरान की प्रेसिडेंसी है, दूसरे वर्ल्ड पावर्स के साथ वो जुटे थे और उन्होंने एक काफ़ी मुश्किल का सामना करते हुए, काफ़ी दर्द का सामना करते हुए बातचीत की थी और 2015 के एग्रीमेंट पर पहुंचे थे, जिस एग्रीमेंट के द्वारा एक तरह से ईरान का जो रास्ता था न्यूक्लियर काबिलियत को बिल्ड करने का, वो एक तरह से कट गया था। Iran was fully compliant with the agreement's terms when President Trump unilaterally pulled the US out of the agreement. ईरान पूरी तरह से इस एग्रीमेंट के साथ डटा हुआ था और इससे कंप्लाई कर रहा था, इसके अनुसार चल रहा था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ब खुद यूएस को बाहर निकाल लिया इस एग्रीमेंट में से। He had hoped that Iran, under economic pressure, would renegotiate the agreement. उन्होंने आशा की थी कि ईरान जब आर्थिक प्रेशर में आ जाएगा तो इस एग्रीमेंट को फिर से नेगोशिएट करेगा, फिर से इस पर बातचीत करेगा। Instead, Iran began enriching large amounts of uranium to a higher purity and developed advanced centrifuges besides strengthening its military presence in the region through its proxies. और इसके बजाय ईरान ने क्या किया कि ईरान ने बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम को एनरिच करना शुरू कर दिया। यूरेनियम को जब एनरिच किया जाता है तो वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के और नज़दीक उसको ले जाता है और एनरिच करके और ज़्यादा प्योरिटी की तरफ यूरेनियम को वो ले जाने लगे और उन्होंने बहुत एडवांस क्वालिटी के सेंट्रीफ्यूजेस जो घुमाते हैं न्यूक्लियर मटेरियल को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रास्ते में, तो ये एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस उन्होंने डेवलप कर लिए और इसके अलावा उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को भी उस क्षेत्र में और मजबूत कर लिया दूसरे देशों के माध्यम से, थ्रू अपने प्रॉक्सी, दूसरे लोगों के माध्यम से जो उनके प्रॉक्सी थे, यानी कि जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे थे, उनकी तरफ से काम कर रहे थे। मिस्टर बिडेन, लाइक बैरक ओबामा, also sees a negotiated agreement as the best way to limit Iran's nuclear program. मिस्टर बिडेन भी बराक ओबामा की तरह ही
देखते हैं कि एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट होना चाहिए, वही एक बेस्ट तरीका है जिससे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित किया जा सकता है. But he is facing pressure from Americans allies in West Asia, especially Israel, to include Iran's weapons program in the ambit of a fresh agreement. लेकिन मिस्टर बिडेन अमेरिका के मित्रों से वेस्ट एशिया में प्रेशर फेस कर रहे हैं, खासतौर पर इसराइल से, कि वो ईरान का जो वेपन्स प्रोग्राम है उसको भी अब एक फ्रेश एग्रीमेंट के दायरे में शामिल करें. ईरान इज स्ट्रांगली रेजिस्टिंग एनी अटेम्प्ट टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट. ईरान बहुत ही मजबूती से किसी भी इस तरह की कोशिश को रेजिस्ट कर रहा है, उसको उसको उसके खिलाफ जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि इस एग्रीमेंट के स्कोप को किसी भी तरह से और फैलाया जाए. As negotiations go on, Israel has stepped up its shadow war with the Islamic Republic, targeting its military and nuclear personnel and weapons facilities. और जैसे बातचीत चलती जा रही है, इसराइल ने अपना जो शैडो वॉर है, यानी जो परछाई से जो युद्ध लड़ा जाता है, उसको और बढ़ा दिया है इस्लामिक रिपब्लिक के साथ, यानी ईरान के साथ. और वो टारगेट कर रहे हैं उसके मिलिट्री और न्यूक्लियर लोगों को, पर्सोनल को, और उनके हथियारों की फैसिलिटीज़ को, जहाँ हथियार बनाए जाते हैं. दिस इज़ अ डेंजरस स्लोप. ये एक बहुत ही खतरनाक ढलान है. What the world wants to know at a time when it is struggling with the after effects of Russia's illegal invasion of Ukraine is not another open conflict. अब जो दुनिया को चाहिए इस समय, एक ऐसे समय जब दुनिया संघर्ष कर रही है, रशिया का जो इलीगल इन्वेजन, जो अटैक हो गया है, जो घुसपैठ हो गई है यूक्रेन में, उसके साथ दुनिया जब स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो दुनिया को इस वक्त एक और ओपन, खुला खुला कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि झड़प नहीं चाहिए. The US and Iran should start direct negotiations to overcome differences and find common ground on the deal before it is too late. यूएस और ईरान को चाहिए कि वो सीधी वार्ता करें, जिससे कि जो भी उन दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क हैं, जिसके पीछे झगड़े का माहौल बन रहा है, उसको वो ओवरकम कर लें, उसको पार कर लें और कॉमन ग्राउंड पा लें, कॉमन ग्राउंड ढूंढ लें उस डील के बारे में, इसके पहले कि ये बहुत लेट ना हो जाए. ऐसा ना हो कि इसराइल और ईरान की का एक युद्ध शुरू हो जाए. In the political thicket, election of Speaker of the Maharashtra Assembly revealed governor's partisan role. राजनीति के छोटे से जंगल में स्पीकर के का जो इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र असेंबली में, वो ये दर्शाता है कि गवर्नर का रोल पार्टीसन है, यानी कि वो एक पार्टी को ज्यादा साथ दे रहे हैं. The office of the Speaker in the Maharashtra Assembly was vacant for nearly 17 months, but it was filled up by an election held within 2 days of a new regime taking over. स्पीकर का जो ऑफिस था महाराष्ट्र असेंबली में, वो खाली पड़ा हुआ था करीब 17 महीने से, लेकिन उसको वो भर दिया गया एक इलेक्शन के माध्यम से, जो कि जो इलेक्शन 2 ही दिन में हो गया, जब से जैसे ही एक नया राज्यकाल है उसने टेक ओवर किया. Rahul Narvekar of the BJP won with 164 votes in his favor and only 107 against, a margin that reflects the extent of support that Chief Minister Eknath Shinde enjoys in the House now. राहुल नार्वेकर बीजेपी के जो हैं, उन्होंने वो जीत गए 164 वोट से, जो उनके फेवर में पड़े, उनके पक्ष में पड़े, और केवल 107 वोट उनके खिलाफ पड़े. ये एक ऐसा मार्जिन है जो दर्शाता है कि किस हद का सपोर्ट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंजॉय कर रहे हैं हाउस में अब. What facilitated Mr. Narvekar's election was a change of heart on the part of Governor Bhagat Singh Koshyari, who has been refusing to fix a date for the election. जिस बात ने नार्वेकर के इलेक्शन को आसान बना दिया,
वो था कि दिल का जो बदलाव हो गया गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का, जो मना करते रहे हैं कोई भी डेट फिक्स करने के लिए इलेक्शन के लिए, यानी कि स्पीकर के इलेक्शन के लिए. In a partisan manner that has become typical for governors, Mr. Koshari has been citing the pendency of litigation relating to the amendments to the Assembly rules on the mode of electing a speaker to avoid fixing a date as required by Rule 6. पार्टी एक पार्टी के फेवर में काम करते हुए, जैसा कि पार्टीसन मैनर में, जो कि एक तरीका बन गया है गवर्नर्स के लिए, मिस्टर कोश्यारी ये कारण देते रहे हैं कि लिटिगेशन पेंडिंग है, यानी कि मुकदमा चल रहा है, जो कि जिसका रिश्ता है असेंबली के रूल्स के अमेंडमेंट के साथ, कि स्पीकर को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा. और इस कारण से ये कारण बता के वो डेट फिक्स करना अवॉइड करते जा रहे हैं, जैसा कि रूल 6 का रिक्वायरमेंट है कि उनको डेट फिक्स करना चाहिए. Even though the Supreme Court is yet to dispose of an appeal in this matter, the governor seems to have quietly withdrawn his objection and fixed the date for the Speaker's election. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट को अभी भी डिस्पोज ऑफ करनी है इस मामले में जो अपील है, लेकिन गवर्नर, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने चुपके से अपने ऑब्जेक्शन को विड्रॉ कर लिया है और डेट फिक्स कर दी है स्पीकर के इलेक्शन की. Significantly, the election took place by open ballot as envisaged by the change rules. और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्शन जो हुआ वो खुले बैलेट के माध्यम से हुआ, जैसा कि जो बदले हुए रूल्स देखते हैं या मुकर्रर करते हैं. The BJP, while in opposition, was rooting for a secret ballot in the speaker's election. Apparently, in the expectation, even much before the Shinde camp's revolt, that some members of the Mahavikas Aghadi constituents will vote against the ruling alliance. बीजेपी जबकि ऑपोजिशन में थी, तो वो पूरी कोशिश कर रही थी कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए स्पीकर के इलेक्शन का. और ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी को यह अपेक्षा थी कि शिंदे कैंप के रिवोल्ट से पहले भी कि कुछ मेंबर्स ऐसे जरूर होंगे महाविकास आघाड़ी के जो भाग हैं, जो कि वोट करेंगे रूलिंग अलायंस के खिलाफ, और इसलिए वो चाहते थे कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए. On the other hand, former Chief Minister Uddhav Thackeray favored an open ballot as a possible deterrent against cross voting. और दूसरी ओर जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, वो पक्ष ले रहे थे ओपन बैलेट का, क्योंकि ये एक संभावना थी कि संभवतः ये क्रॉस वोटिंग को रोकेगा या क्रॉस वोटिंग नहीं होने देगा. It is worth noting that the Constitution envisages no role for the governor in the speaker's election, which is the prerogative of the House. ये नोट करने लायक बात है कि संविधान गवर्नर का कोई भी रोल नहीं की कोई भी दृष्टि नहीं रखता कि स्पीकर के इलेक्शन में गवर्नर का कोई रोल होगा, जो कि हाउस का राइट है, प्रेरोगेटिव है. It is only as a courtesy to the fact that the governor is part of the legislature that the assembly rules say that the governor shall fix the date for the speaker's election. ये केवल कर्टसी होती है इस फैक्ट की, इस तथ्य की कि गवर्नर भी लेजिस्लेचर का एक पार्ट हैं, कि असेंबली रूल से कहते हैं कि गवर्नर फिक्स करेंगे स्पीकर के इलेक्शन की डेट. It obviously means that the governor shall do so on the advice of the Council of Ministers, but incumbents in Raj Bhavan entertain a perverse notion these days that they exercise power at their whim. और ये ऑब्वियस बात है कि इसका मतलब ये है कि गवर्नर जो है वो इस तरह का जो इलेक्शन की डेट को फिक्स करने का जो पावर है गवर्नर का, वो पावर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही करेंगे. लेकिन राजभवन में जो कार्यकर्ता हैं, आजकल राजभवन के जो सीट्स पर आसीन हैं, वो लोग एक विपरीत टाइप का दिमाग में ये आइडिया एंटरटेन करते हैं आजकल के दिनों में, कि वो इस पावर को अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं, यानी गवर्नर इस पावर को अपनी मन मर्जी से
एक्सरसाइज कर सकते हैं. If any governor believed that he had any say in the matter of fixing a date for the Speaker's election, it is both contrary to the constitutional scheme and a sign of playing a politically partisan role. अगर कोई भी गवर्नर ये विश्वास करता है कि उनका कोई भी से है डेट फिक्स करने के मैटर में स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो ये बात दोनों ही है. एक तो संविधान के स्कीम के खिलाफ है, और ये इस बात का भी द्योतक है कि वो गवर्नर एक राजनीतिक रूप से पार्टिसन रोल प्ले कर रहा है. One part of the problem was that the amended rules said the governor shall fix a date on the recommendation of the chief minister, raising a doubt whether it was an individual piece of advice. और इस प्रॉब्लम का एक पार्ट ये था कि जो अमेंडेड रूल है, जिस तरह से रूल को अमेंड किया गया है, वो ये कहता है कि गवर्नर जो डेट फिक्स करेंगे वो चीफ मिनिस्टर के संस्तुति के आधार पे करेंगे. और इससे एक संदेह रेज उठ जाता है कि क्या ये जो एडवाइस है चीफ मिनिस्टर का, ये एक इंडिविजुअल एडवाइस है, ये उनके अकेले का एडवाइस है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस है. The Bombay High Court, however, noted that there is nothing to suggest that the CM's opinion did not have the support of his cabinet or that any constitutional provision had been violated. बॉम्बे हाई कोर्ट ने लेकिन बहरहाल ये नोट किया कि कुछ भी नहीं है ऐसा जो सुझाए कि सीएम का जो ओपिनियन है, सीएम का जो विचार है, उसको कैबिनेट का सपोर्ट नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है जो कि इसमें वायलेट होता है यदि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस पे चलते हैं चीफ मिनिस्टर. As the erstwhile dissidents from the Shiv Sena have emerged the present day rulers and demonstrated their majority in the assembly, these controversies may mean little now. क्योंकि जो पहले के डिसिडेंट्स थे, अर्स्टवाइल यानी पहले के डिसिडेंट्स यानी जो पार्टी से के साथ नहीं थे, उनसे विपरीत हो गए थे, उनके कन्फाइडेंट्स नहीं थे, उनके डिसिडेंट हो गए थे, जो शिवसेना से थे, वो इमर्ज कर गए हैं आजकल के रूलर्स के रूप में, और उन्होंने अपनी असेंबली में अपनी मेजॉरिटी को प्रदर्शित कर दिया है. तो ये जो कंट्रोवर्सीज हैं, अब इनका कोई खास मतलब नहीं रहा. However, it again shows that constitutional functionaries never rise above the political thicket. लेकिन बहरहाल ये फिर से ये दिखाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनरीज हैं वो कभी भी राजनीतिक अपने जंगल के ऊपर नहीं निकल पाते हैं. The Economic Times editorial, credit ratings info only where it's due. The Security and Exchange Board of India moved to ask credit rating agencies to share information on all corporates whose ratings are propped up with promoter or parent guarantees and pledge of shares make sense. Security and Exchange Board of India, जो सेबी है, उन्होंने जो अब नया एक्शन लिया है, मूव किया है कि उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कहा है कि वो उन सारे कंपनियों की इंफॉर्मेशन को शेयर करें जिनकी रेटिंग को उन्होंने ऊपर उठा दिया था, क्योंकि उन कंपनियों के प्रमोटर या उनके कंपनियों के पेरेंट जो थे, उन्होंने उनको कुछ गारंटीज ऑफर की थी या कुछ शेयर उनसे प्लेज किए थे अपने. तो ये जो खुलासा करने के लिए सेबी ने कहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, इसमें समझदारी है, ये समझ में आती है बात. कंपनीज लोअर देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स ऑन बैंक लोन्स एंड बॉन्ड्स थ्रू सच सपोर्ट्स. ऐसे सपोर्ट्स के द्वारा कंपनियां क्या करती हैं कि वो अपनी जो बोरिंग की कॉस्ट है बैंक लोन्स लेने की और बॉन्ड्स जब वो इशू करती हैं और उसमें जो अब कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनका आता है उसको लोअर कर लेती है, क्योंकि उनको फिर कम रेट पर लोन मिल जाते हैं अगर वो गारंटीज देते हैं या शेयर्स को प्लेज करते हैं.
जो भी लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उनके उनके लिए. Logically, SEBI's intervention follows the Reserve Bank's strict directives on ratings given to corporate loans due to concerns over delinquency. और लॉजिकली अगर देखा जाए इसको, तो सेबी का जो हस्तक्षेप है ये रिजर्व बैंक के स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव के बाद आया है कि जो रेटिंग्स दी जा रही हैं कॉर्पोरेट लोन्स को, उसके विषय में जो डायरेक्टिव रिजर्व बैंक के आए हैं कि कुछ कॉर्पोरेट लोन्स की रेटिंग्स को बढ़ा दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शेयर प्लेज कर दिए हैं या कुछ गारंटीज ऑफर कर दी हैं जो भी उनको लोन देता है उसके लिए. और ये डायरेक्टिव इसलिए आया है क्योंकि कंसर्न्स आ गए हैं, चिंताएं हो गई हैं, क्योंकि लोन की डेलिंक्वेंसी की चिंताएं हो गई. डेलिंक्वेंसी यानी जो लोग लोन लेते हैं फिर वो उस लोन को वापस नहीं करते हैं. It will enable SEBI to get a complete picture of companies' loans and help resolve the contradictions that have surfaced in the views of the two regulators. और इससे सेबी इनेबल हो जाएगी कि उनको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी कंपनियों के लोन्स की, और इससे मदद मिलेगी कि कुछ समाधान वो कर सकते हैं उन विसंगतियों के लिए जो कि सामने आ गई हैं, सरफेस पे आ गई हैं, सतह पे आ गई हैं दोनों रेगुलेटर्स के व्यूज में. While the RBI's directive relates to ratings on loans from banks, SEBI's guidelines allow guarantees and letters of support to pump up the rating for non-convertible debentures. जबकि आरबीआई के डायरेक्टिव्स हैं वो इस बारे में हैं कि जो रेटिंग्स हैं लोन पर, जो बैंक से लोन लिए जाते हैं उनके विषय में है, लेकिन जो सेबी की गाइडलाइंस हैं वो अलाउ कर रही हैं गारंटीज को भी और लेटर्स ऑफ सपोर्ट को भी. और लेटर्स ऑफ सपोर्ट और गारंटीज से सेबी की गाइडलाइन अलाउ करती हैं कि रेटिंग को ऊपर उठाया जा सकता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए. This could result in the same issuer having a higher rating for non-convertible debentures and a lower one on a loan. और इसका परिणाम यह हो सकता है कि जो एक ही इशुअर है, यानी जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहा है या फिर जो लोन मतलब लोन इशू कर रहा है, तो वो उसको ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिल जाएगी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर, क्योंकि वो लेटर ऑफ सपोर्ट दे देगा और गारंटीज दे देगा, और इससे उसका जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसको ज़्यादा अच्छी रेटिंग मिल जाएगी. लेकिन जहाँ तक लोन की बात है तो लोन पर उसको अच्छी रेटिंग नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे आरबीआई का डायरेक्टिव काम करेगा. अ जॉइंट रेजोल्यूशन इज इन ऑर्डर. और इसलिए आरबीआई और सेबी को चाहिए कि मिलके एक अपना रेजोल्यूशन, यानी कि जो उनका विचार है, जो तय किया है डिसीजन, वो उनको सामने रखना चाहिए. Reportedly, rating agencies also expect SEBI to deal with the pitfalls of rating companies that do not share their financials. और ये बात रिपोर्ट की गई है, रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो भी ये एक्सपेक्ट करती हैं कि सेबी रेटिंग कंपनीज की जो मुश्किलें हैं उससे भी डील करेगा जो कि अपने फाइनेंशियल्स को शेयर नहीं करती. यानी ऐसी रेटिंग कंपनीज भी हैं जो अपने खुद के फाइनेंशियल को शेयर नहीं करती कि उनको कहाँ से क्या फ़ायदा प्राप्त हो रहा है. Earlier, the agencies wanted regulators to withdraw ratings of around 15,000 companies that were not cooperating to share information. इसके पहले जो एजेंसीज थी वो चाहती थी कि रेटिंग एजेंसीज ये चाहती थी कि रेगुलेटर्स उन रेटिंग्स को विड्रॉ कर लें, करीब 15,000 कंपनीज की रेटिंग्स को विड्रॉ कर लें जो कि कॉपरेट नहीं कर रही हैं इंफॉर्मेशन देने में. दैट दिस मस्ट बी रिजॉल्व्ड. इस बात को का समाधान किया जाना चाहिए. On their part, banks must not drag their feet in giving a no objection certificate required for agencies to remove the ratings of non-compliant companies. अपने पार्ट पे बैंक्स को भी अपने पैरों को ड्रैग नहीं करना चाहिए, यानी धीमे धीमे नहीं चलना चाहिए
एक एनओसी देने में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में, जिसकी ज़रूरत होती है एजेंसीज के लिए कि वो नॉन कंप्लायंट कंपनीज जो है उनकी रेटिंग्स को हटा दें। बैंक्स को चाहिए कि जल्दी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें, जिससे जिन जिन कंपनीज जो ऐसी कंपनीज है जो कि नॉन कंप्लायंट है उनके रेटिंग्स को हटाया जा सके। बट रेगुलेटर्स नीड टू इंश्योर that the structured products market is not throttled by excessively stringent rules. लेकिन जो संनियमीकरण करने वाले रेगुलेटर्स हैं उन्होंने उनको जैसे सेबी है या फिर आरबीआई है, उनके लिए ज़रूरी है सुनिश्चित करना कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है, यानी जो लोन या जैसे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, उस मार्केट को का गला ना दबा दिया जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स के द्वारा। इंडिया ऑल्सो नीड्स अ यूनिफाइड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर फॉर फाइनेंस। भारत को भी एक एक मत वाला संनियमीकरण स्ट्रक्चर की ज़रूरत है फाइनेंस के लिए, दैट हीट्स द मैंडेट ऑफ ए मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेटर, जो कि अपना मैंडेट प्राप्त करेगा, जो 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 जिसको जो मैंडेट मिलेगा काम करने के लिए एक बड़े प्रूडेंशियल रेगुलेटर से मिलेगा, जो सिंगल रेगुलेटर होगा, so subsuming the multiplicity of financial regulators under a common authority that does not see turf overlaps brooks no delay। और इसलिए जो बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनको एक कॉमन अथॉरिटी के अंतर्गत ले आना, सबस्यूम कर देना, मिला के उनको एक के अंदर ले आना जो है, और ऐसा रेगुलेटर, ऐसी कॉमन अथॉरिटी जहां पर टर्फ का ओवरलैप ना हो, यानी जमीन का ओवरलैप ना हो। जिस तरह से अभी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जिस जमीन पे हैं उनमें आपस में ओवरलैप होता रहता है, और सबको एक कॉमन अथॉरिटी के अंदर ले आना, अब और इस पे डिले नहीं होना चाहिए, इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए। Skill and chance to the online table, a gaming commission can oversee matters। गेमिंग के लिए कमीशन बनाने से वो कमीशन मामलों को ओवरसी कर सकता है। The Goods and Services Tax Council has asked a ministerial panel drawing up GST slabs on gambling to review a limited point about the application of the proposed 28% rate on the use of chips bought in a casino। जीएसटी काउंसिल ने एक मिनिस्ट्रियल पैनल, जो कि मिनिस्ट्रियल पैनल जीएसटी काउंसिल ने बनाया है, जो कि जीएसटी के स्लैब्स को खींचेगा या बनाएगा, तय करेगा गैमलिंग के लिए, यानी सट्टे के लिए। और उनको कहा गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा कि एक बहुत ही लिमिटेड पॉइंट को फिर से रिव्यू करें कि ये जो प्रपोज्ड है, प्रस्तावित किया गया 28% का रेट, कि जो भी चिप्स कैसीनो में खरीदी जाती हैं उनके इस्तेमाल पे जो 28% का रेट प्रस्तावित किया गया है वो कैसे अप्लाई होगा। चिप्स सर्व एज करेंसी ऑन द कैसीनो फ्लोर and can be used for purposes other than trying one's luck, such as ordering a drink। तो कैसीनो बार में या कैसीनो क्लब में चिप्स जो होते हैं वो करेंसी का काम करते हैं कैसीनो के फ्लोर पे, और साथ साथ उनको, इन चिप्स को यूज़ किया जा सकता है दूसरे पर्पसेस के लिए भी, इस अपने किस्मत आजमाने के अलावा, जैसे कि एक ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। This is a distinction that casinos enjoy over other forms of gambling like horse racing and online gaming, where the highest GST slab has been recommended on the platform fee as well as the prize money। और ये एक फ़र्क है जो कि कैसीनोज एंजॉय करते हैं दूसरे तरह के गैम्बलिंग के मुकाबले में, जैसे हॉर्स रेसिंग है या ऑनलाइन गेमिंग है, जहाँ पर सबसे ऊंचा जीएसटी स्लैब यानी 28% का जो जीएसटी स्लैब है उसको रेकमेंड किया गया है प्लेटफॉर्म फी के ऊपर भी और प्राइज मनी के ऊपर भी। लेकिन
यहाँ पर डिस्टिंक्शन यानी फ़र्क ये है कि जिन चिप्स का इस्तेमाल कैसीनो फ्लोर पे अपनी किस्मत आजमाने के लिए किया जाता है, उन्हीं चिप्स का इस्तेमाल एक ड्रिंक ऑर्डर करने के लिए या कोई खाना ऑर्डर करने के लिए भी किया जा सकता है। Arguments made against this veer around excessive taxation, pushing these activities beyond Indian jurisdiction, where the incidence of tax is not as onerous. जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इसके खिलाफ कि सबसे इतना ज़्यादा 28% का टैक्स स्लैब नहीं लगना चाहिए, वो जो बहस की जा रही है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि इन एक्टिविटीज़ को पुश करती है इंडियन जुरिस्डिक्शन के पार, जहाँ पर जो टैक्स का इंसिडेंस है, जो जो टैक्स का जो फोकस है, वो इतना ज़्यादा बर्डन वाला नहीं है। टर्फ क्लब्स एंड यानी कि वहाँ पर टैक्स इतना ज़्यादा दूसरे देशों में टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लगाया जाता, जो कि इंडियन जुरिस्डिक्शन के पार है, नहीं दूसरे देशों में वहाँ पर टैक्स इतना ज़्यादा नहीं है कैसीनो के चिप्स के ऊपर। Turf clubs and online gaming companies have made this representation to the group of ministers deliberating the matter. ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज ने और टर्फ क्लब्स ने ये रिप्रेजेंट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, जो कि इस विषय पे विचार कर रहे हैं। Horse racing clubs have highlighted their long pedigree as not-for-profit organizations that plow back monies into keeping the sport alive. हॉर्स रेसिंग क्लब्स ने भी अपना बहुत लंबे समय से अपना जो उनकी जो रेपुटेशन है उसको हाईलाइट किया है कि वो एक नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जो भी पैसा वो कमाते हैं उसको वापस उस स्पोर्ट को जिंदा रखने में लगा देते हैं और उसको अपने लिए कहीं खर्च नहीं कर देते। द ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैज sought to delineate games of skill and chance it serves up. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने भी ये कोशिश की है कि वो बताए कि गेम्स जो वो सर्व करते हैं वो स्किल के गेम्स हैं और चांस के गेम्स हैं, और उसको उन उन गेम्स को उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है। High courts in several states have overturned blanket bans on online gaming, as the latter did not distinguish between the two, and this may call for differential tax treatment. अलग अलग स्टेट्स में जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने जो ब्लैंकेट बैन होते हैं ऑनलाइन गेमिंग पर उनको उलट दिया है, क्योंकि क्योंकि उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया दोनों के बीच में, और इसकी वजह से अलग 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 टैक्स ट्रीटमेंट की मांग होती है। The issue is further complicated by the preponderance of skill in games that involve the exchange of money. और ये इशू जो है, ये मामला और भी ज़्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि गेम्स में स्किल की बहुतायत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे गेम्स में जहाँ पर पैसे का एक्सचेंज ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्किल की भी बहुत ज़्यादा बहुतायत होती है। तो जो कि ये गेम केवल चांस के नहीं होते हैं, बल्कि वो दक्षता के गेम होते हैं। There is also a case made out for expanding the ecosystem for augmented reality and virtual reality, which are driving user engagement on the internet as social engagement plateaus. एक ये भी केस है जो बनाया जा रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी, जहाँ पे रियलिटी को थोड़ा और बढ़ा के दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के, और वर्चुअल रियलिटी जो कि ऑनलाइन ऑनलाइन रियलिटी है, उसके इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ही इंटरनेट पर जो यूज़र का एंगेजमेंट हो रहा है गेम्स के साथ, उसको ड्राइव कर रहे हैं एक सोशल एंगेजमेंट वाले प्लेटोज के रूप में, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर लोग सोशली एंगेज भी करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में। Tax can be as blunt a tool for in regulating gambling as a ban. किसी भी गैम्बलिंग
की एक्टिविटी को अगर जिस पे टैक्स लगाया जाता है तो टैक्स भी एक उतना ही नॉन शार्प या बिना दिमाग वाला टूल होता है, जैसे बैन भी एक बिना दिमाग वाला टूल है। ये शार्प टूल नहीं है। The interests of this segment would be better served by a gaming commission, better qualified to look into the aspects of concern of financial regulators such as money laundering. इस सेगमेंट का इंटरेस्ट बेहतर सर्व होगा एक ऐसे गेमिंग कमीशन के द्वारा जो कि और बेहतर क्वालिफाइड होगा कि वो उन मुद्दों को देखेगा, उन दृष्टिकोणों को देखेगा जो कि चिंताजनक दृष्टिकोण है फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के लिए, वित्तीय संनियमीकरण करने वाले बॉडीज के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन। तो एक ऐसा गेमिंग कमीशन जो कि एस्पेक्ट्स ऑफ कंसर्न को देखने के लिए क्वालिफाइड हो, वो कमीशन अगर बनता है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के एस्पेक्ट्स को जो एग्जामिन कर सकता है, तो वो इस तरह का गेमिंग कमीशन बेहतर होगा, क्योंकि वो इस बारे में सॉल्यूशन बताएगा कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। और टैक्सेशन जो है, टैक्स करना एक बहुत ही ब्लंट टूल है इस मामले में, एज बोथ गेम्स ऑफ स्किल एंड चांस मूव इंक्रीजिंगली ऑनलाइन। जैसे स्किल के गेम्स और चांस के गेम्स दोनों ही और बढ़ के ऑनलाइन जा रहे हैं, इंडिया नीड्स लेजिस्लेशन टू रेगुलेट एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड व्हेन ऑपरेटिंग हियर। भारत को ऐसी ऐसे लॉ चाहिए, ऐसे कानून चाहिए जो कि ऐसे एंटिटीज़ को रेगुलेट करेगा जिन जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड होंगे, यानी इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड होंगे, जबकि वो ऑपरेट इंडिया में कर रहे होंगे। स्टेट्स हैव बीन डीलिंग विद इट इन देयर ओन कैपेसिटी। हमारे स्टेट्स अपने खुद के काबिलियत के अनुसार इस मामले से डील करते आ रहे हैं, बट द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री हैज चेंज सिग्निफिकेंटली। लेकिन इस उद्योग का जो नेचर है कि प्रकृति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बदल गई है, एंड इट कॉल्स फॉर ए कंसर्टेड अप्रोच। और इसके लिए एक मिला जुला के और फोकस करके अप्रोच की ज़रूरत है।